नमस्कार। संविधान दिवस के आज इस अवसर पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं समस्याएं, जो कि बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल है, इतिहास विषय में भी और राजनीति विज्ञान में। तो इस विषय में संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं समस्याओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो संविधान निर्माण के संबंध में संविधान सभा ने जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया वह संक्षेप में यही थी कि सबसे पहले उसने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में अपने विचारार्थ विषय निर्धारित किए, अर्थात कौन कौन से विषयों पर संविधान में उल्लेख किया जाएगा यह निर्धारित किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। इसके बाद संविधान सभा ने संवैधानिक समस्या के विविध पहलुओं के संबंध में विभिन्न समितियां नियुक्त कीं। इन समितियों में मैं उनके अध्यक्षों का उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय सिविल सेवा से लेकर के अपने यहाँ पटवारी तक की परीक्षा में इन समितियों पर कई बार प्रश्न आते रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसी तरीके से संघ संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति, ये कई बार पूछी गई है, राज्य सिविल सेवा में और केंद्र में भी झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और रियासत समिति, देशी रियासतों से वार्ता के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। देशी रियासत समझौता समिति भी एक थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, जो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए करते थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उस समिति के अध्यक्ष थे। नियम समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि जो विभिन्न समितियाँ बनाई गईं उसमें सर्वाधिक समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सर्वाधिक समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी तरीके से संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति, इसके जे.बी. कृपलानी जी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति, एस. वरदाचार्यार इसके अध्यक्ष थे। राज्य समिति, जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे इसके। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति, जी.वी. मावलकर साहब अध्यक्ष थे। आवास समिति, बी. पट्टाभ सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, क्रेडेंशियल अय्यर कमेटी भी इसे बोल देते हैं, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असोम में अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदलोई जी थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असोम के क्षेत्रों को छोड़कर ए.बी. ठक्कर अध्यक्ष थे। इस प्रकार ये जो समितियां थीं वो बहुत महत्वपूर्ण थीं। प्रारूप समिति पर अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा पहले बात हो चुकी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 लोग थे अम्बेडकर साहब सहित, जिसमें 2 सदस्य ऐसे थे जो बीच में डी.पी. खेतान साहब, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया। इसी तरीके से बी.एल. मित्रा जो थे वो सदस्य थे, थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन. माधवराव सदस्य बने। अन्य सदस्यों में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर। इस प्रकार कुल 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी। तो इन समितियों ने जो विभिन्न गठित की गई थीं,
इनमें से अनेक समितियों के अध्यक्ष या तो श्री नेहरू जी थे या सरदार पटेल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के अनुसार इन दो महारथियों ने ही संविधान के मूल सिद्धांत तय किए थे। सभी समितियों ने बड़ी निष्ठा से कार्य किया और महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। संविधान सभा ने इन प्रतिवेदनों पर विस्तार से विचार किया और इन प्रतिवेदनों की सिफारिशें प्रारूप संविधान के लिए आधार बनी। प्रारूप संविधान की सतर्क छानबीन प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही नहीं की, बल्कि संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी प्रारूप संविधान के एक एक अनुच्छेद का गहराई से विवेचन किया। जैसा पहले व्याख्यान में हमने बताया था कि भाई 3 बार इसका वाचन हुआ। कहीं कहीं तो प्रत्येक वाक्य की नहीं अपितु प्रत्येक शब्द पर बहस हुई। प्रारूप संविधान की इस विशद परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि उसका आकार बहुत बढ़ गया। संविधान सभा सचिवालय की परामर्श शाखा ने प्रारूप समिति के विचार के लिए संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने जो पहला प्रारूप संविधान तैयार किया उसमें 305 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। जब प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन समाप्त हुआ तब अनुच्छेदों की संख्या 386 हो गई। दूसरे वाचन के बाद जब संविधान अंतिम रूप से स्वीकार हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब जरा संविधान निर्माण की समस्याओं पर हम बातचीत करना चाहेंगे। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की कुछ समस्याओं का उल्लेख करना बहुत आवश्यक प्रतीत हो रहा है। संविधान निर्माताओं को एक विस्तृत भूखंड और विशाल जनसंख्या के लिए एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्णय करना था। देश में बहुत सी जातियां बसती थीं, विभिन्न धर्मावलंबी रहते थे, अनेक भाषाएं बोली जाती थीं। संविधान को इन सबको एक सूत्र में बांधना था। यह भी आवश्यक था कि संविधान विभिन्न पिछड़े हुए वर्गों तथा जनजातियों के लिए समुचित प्रावधान करे। यह कम संतोष और श्रेय की बात नहीं थी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान बना उसमें कितने ही दशकों से देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन को विषाक्त करने वाले और अंततः देश का विभाजन कराने वाले सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को त्याग दिया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा दलित वर्गों को छोड़कर और किसी वर्ग, जाति अथवा संप्रदाय के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं रखी और उन्हें जिन्हें पहले ऐसे आरक्षण प्राप्त थे उन्होंने स्वतः ही उन्हें अनावश्यक करार दे दिया। एक कठिन समस्या जिसे सुलझाने में संविधान सभा को काफ़ी समय लगा देश के लिए राजभाषा की थी। आखिर में संविधान सभा देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी को स्वतंत्र भाषा की राजभाषा के रूप में सर्वसम्मति द्वारा स्वीकार करने में सफल हुई। साथ ही व्यावहारिकता के आधार पर यह भी जरूरी समझा गया कि संक्रांति काल में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। यद्यपि यह संक्रांति काल आज भी प्रभावी है और हिंदी को सैद्धांतिक दर्जा ही प्राप्त है, व्यवहार में अंग्रेजी का प्रचलन आज भी जारी है। एक और विकट समस्या लगभग 600 देशी रियासतों की थी। देश की भूमि का लगभग 1/3 तथा जनसंख्या का 1/4 भाग इन रियासतों के अंतर्गत आ जाता था। सन 1947 ईस्वी को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार सभी देशी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता यानी पैरामाउंटेसी समाप्त हो गई और एक प्रकार से ये सारी रियासतें स्वतंत्र हो गई थीं। इन रियासतों में कुछ तो बहुत ही छोटी थीं और कुछ जैसे कश्मीर, हैदराबाद तथा मैसूर ब्रिटिश भारत के प्रांतों के समान बड़ी। उन सब की अपनी अपनी भिन्न भिन्न परंपराएं थीं और उनसे बातचीत करना तथा उनके प्रतिनिधियों को संविधान सभा में ला सकना और कोई साधारण बात नहीं थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी। किंतु 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ तब तक कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं
और आज के दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने नया संविधान स्वीकार किया। तब तक यह संभव हो गया था कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों सहित भारत संघ के सभी एकांकों को एक ही राज्य नाम से संबोधित किया जा सके। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की प्रारंभ से अंत तक एक प्रमुख विशेषता यह रही कि सभी सदस्यों को अभिव्यक्ति का पूरा अवसर दिया गया तथा विभिन्न मतों को सभी स्तरों पर पूरी गंभीरता और सच्चाई के साथ विचारा गया। प्रारूप समिति की ओर से डॉक्टर अंबेडकर, आलादी कृष्णस्वामी, टी कृष्णामचारी, के एम मुंशी आदि ने कटु से कटु आलोचनाओं का बड़े धैर्य और संतुलन के साथ उत्तर दिया तथा विभिन्न अनुच्छेदों की आवश्यकता अनुसार विशद व्याख्या की और उनके निहितार्थों को साफ साफ समझाने का प्रयास किया। संविधान सभा में नेताओं की बराबर कोशिश यही रही कि समझौते और समन्वय की भावना से काम हो तथा निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि आम राय के आधार पर लिए जाएं। इसी का परिणाम था कि जो संविधान बना उसे संविधान सभा की ही नहीं अपितु विस्तृत जनमत की भी भारी सहमति और स्वीकृति प्राप्त थी। जैसा कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1947 को अपने समापन भाषण में कहा था, संविधान सभा कुल मिलाकर एक ऐसे संविधान को निर्माण करने में सफल हुई। पुनश्च मैं तिथि को शुद्ध करना चाहूँगा। 26 नवंबर 1949 को अपने समापन भाषण में कहा था कि संविधान सभा कुल मिलाकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करने में सफल हुई जो देश के व्यापक हितों में था। अब प्रश्न था इस संविधान के समुचित कार्यकरण का, क्योंकि अंततः संविधान अपने आप में एक मशीन की तरह जड़ है। इसको जीवन मिला है उन लोगों के कारण जो इसको क्रियान्वित और नियंत्रित करते हैं। आज भारत को सबसे अधिक आवश्यकता है तो बस थोड़े से ईमानदार आदमियों की जो देश के हित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें। तो संविधान का जो निर्माण हुआ उस समय और समाज में जो विभिन्न भिन्नताएं थीं उनके आधार पर यह बात हमें समझनी चाहिए कि जो विभिन्न संशोधन हैं उनकी आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता जब हमें प्रतीत होती है तो हमें खुले दिल दिमाग से सोचना चाहिए और अपने संविधान के विभिन्न प्रावधानों को आधुनिकीकृत अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।